चलो शुरू करते हैं। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज था? 13.5 है ना। तो जो एक्सरसाइज है ना 13.5, इसको करने के लिए ना एक फार्मूला होता है। कल मैंने वो फार्मूला बता दिया था। वो होता है घनाभ का आयतन। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो घनाभ का आयतन ऐसा होता है, घनाभ ऐसा ही होता है ना। और ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, और ये ऊंचाई। ऊंचाई कहो या गहराई एक ही बात है। तो इसका आयतन का फॉर्मूला बताओ। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का तो आधार का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, और ऊंचाई के लिए हाइट। तो फॉर्मूला हो गया L इंटू बी इंटू एच। और जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर की क्यू या मीटर की क्यू ऐसे आएगा। सही है। और फार्मूला भी याद रखना है कि मैंने बताया था ना, 1 मीटर की क्यू में कितने लीटर पानी समा सकता है। अगर कोई टंकी 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची है तो उसमें 1000 लीटर पानी समा सकता है। या फिर ऐसे याद कराया था 1000 सेंटीमीटर की क्यू में 1 लीटर पानी समा सकता है। ठीक है, यानी 10 सेंटीमीटर कोई लंबा टंकी हो, 10 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा हो, तो उसमें 1 ही लीटर पानी समा सकता है। ठीक है, चलो ठीक है। ये हो गया घनाभ का आयतन। अब ये फॉर्मूला याद करने के बाद ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर मुझे कौन सा क्वेश्चन कराना है, छठे से लेकर। तो छठा क्वेश्चन देखो, किसी गांव की जनसंख्या 4000 है। तो गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000। तो जनसंख्या लिख लो कि गांव की जनसंख्या है, यानी लोगों की संख्या 4000 है। आगे लिखा हुआ है कि जो प्रतिदिन एक गांव की जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता कि एक आदमी को एक दिन में 150 लीटर पानी चाहिए, 150 लीटर पानी। तो पूछा है, और इस गांव में 20 मीटर गुना 15 मीटर गुना 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। तो गांव में जो टंकी है, तो टंकी का माप दिया हुआ है। टंकी का माप ना लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बोला जाता है। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 मीटर गुना 15 मीटर गुना 6 मीटर। तो पूछा है बताओ इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो लिख दो, ज्ञात करना है कि इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए, ये टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। ये टंकी का पानी वहाँ पे कितने दिन के लिए काम आएगा। तो देखो, इस टंकी में पानी भरा है ना, तो टंकी का आयतन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? टंकी का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होगा घनाभ का आयतन, क्योंकि टंकी एक घनाभ जैसी है। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 20 गुना 15 गुना 6। तो 20 को 15 से गुना करेंगे तो 300 और गुना 6, तो ये हो जाएगा 1800 मीटर की क्यू। 1800 मीटर की। तो मैंने पढ़ाया था 1 मीटर क्यू में कितने लीटर पानी आता है? 1000 लीटर। तो यहाँ 2 मीटर लिख दें, 2 मीटर की क्यू तो 2000। 3 मीटर की क्यू 3000। तो अब टंकी की धारिता निकालनी है, और ये मीटर की क्यू है। इसको 1000 से गुना करेंगे तो ये टंकी की धारिता लीटर में आ जाएगी ना। तो यहाँ पर लिख देंगे टंकी की धारिता लीटर में। तो लीटर में निकालने के लिए ये जो आयतन आया था ना 1800, इसको 1000 से गुना कर देंगे। 1800 गुना 1000 तो आ जाएगा 18 लाख लीटर पानी। तो इस टंकी में 18 लाख लीटर पानी है। तो एक आदमी को एक दिन में कितना चाहिए? 150 लीटर। तो इस गांव में कितने लोग हैं? 4000। तो मैं अगर 4000 को इससे गुना कर दूं तो 6 लाख आ जाएगा। तो एक दिन में कितना पानी इस्तेमाल होता है? 6 लाख। कितने इस्तेमाल होगा? 6 लाख। एक आदमी ना 150 लीटर पानी यूज करता है। तो 4000 आदमी को कितना यूज करेंगे एक दिन में?
तो 150 से इसे गुना करोगे तो 6 लाख। तो यानी एक दिन में इस गांव के लोगों की 4000 जनसंख्या है, उनको 6 लाख लीटर पानी एक दिन में चाहिए। और टंकी में कितना पानी भरा है? 18 लाख। तो कितने दिन पानी चलेगा? 3 दिन चलेगा ना। तो भाग कर देंगे, 3 दिन चलेगा। अब लिख देंगे ना कि 4000 लोगों को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता, कि 4000 लोगों को प्रतिदिन पानी की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो 4000 को गुना कर देंगे 150 से, तो आ जाएगा 6 लाख लीटर पानी। तो अब लिख देंगे दिनों की संख्या। प्रश्न में दिया था कि ज्ञात करो कि टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगा। तो लिखेंगे टंकी का पानी जो गांव के लिए पर्याप्त रहेगा के लिए दिनों की संख्या। तो दिनों की संख्या लिख देंगे नंबर ऑफ डेज। तो 18 लाख जो टंकी की क्षमता है, टंकी की क्षमता को भाग कर देंगे। ये टंकी की क्षमता आ गया, धारिता मानी क्षमता। और 4000 लोगों को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता, यानी 6 लाख से भाग कर देंगे। तो जब ये भाग करोगे तो सारा कट के 3 दिन आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 दिन। तो टंकी का पानी वहाँ के गांव के लोगों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगा? 3 दिन। नोट कर लो। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, किसी गोदाम की माप। ऐसे कोई गोदाम होता है, तो बोले किसी गोदाम का माप तो 40 मीटर, तो लंबाई हो गया 40 मीटर। जो ऐसे लिखा रहता है ना 40 × 25 × 15, ऐसे ये लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, ठीक है। तो एक गोदाम का माप 40, 25 और 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 × 1.25 × 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट्स रखे जा सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे लकड़ी के क्रेट रखे हैं। क्रेट क्या होते हैं? वो देखें जो टमाटर बेचने वाले होते हैं उन पे प्लास्टिक का क्रेट होता है, तो वैसी कोई क्रेट है। तो उसकी लंबाई है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो सब दिया हुआ है। 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर, ठीक है। तो पूछा है कि बताओ इसके अंदर इस गोदाम में कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। तो लिख दो ज्ञात करना है कि इस गोदाम में कितने क्रेट्स या क्रेट रखे जा सकते हैं। इसमें कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। तो इसके लिए ना क्या करा जाएगा, बताओ। गोदाम बड़ा है ना और क्रेट छोटा है, तो पहले गोदाम में जगह कितनी है वो पता करने के लिए इस गोदाम का आयतन निकाल लेंगे। तो हम निकाल लेंगे पहले आयतन का, मतलब गोदाम का आयतन को, गोदाम का, और इसको भाग दे देंगे। इस गोदाम के आयतन जितना भी होगा ना उसको भाग कर देंगे इस क्रेट का आयतन, यानी ये कितनी जगह घेरता है, इसकी कितनी जगह है। तो जब इसके आयतन से इसको भाग कर देंगे ना तो इसके अंदर कितने क्रेट रख सकते हैं आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो भाग कर देते हैं, तो भाग कर देंगे एक क्रेट का आयतन से। तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्रेटों की संख्या, क्रेटों की संख्या, या फिर ऐसे लिख सकते हो गोदाम में रखे जा सकने वाले, गोदाम में रखे जा सकने वाले क्रेटों की संख्या। तो इसको निकालने के लिए गोदाम का आयतन निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और क्रेट का भी लंबाई गुना चौड़ाई गुना। तो लंबाई आ जाएगा तुम्हारा 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई 15 गोदाम का। तो गोदाम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये रही और क्रेट की लंबाई चौड़ाई ये रही। तो 1.5 मीटर गुना 1.25 मीटर और 0.5 मीटर, ठीक है। अब देखो ये मैं पॉइंट हटाऊंगा ना यहाँ से, तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 चला जाएगा। फिर ये 2 अंकों के आगे पॉइंट है, इसको भी हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, और ये 1 अंक के आगे पॉइंट है तो हटाएंगे ऊपर 10 चला जाएगा। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 25 25 125, 25 चौक 100, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10,
फिर 5 से काटेंगे 5 या 15 और 5 से काटेंगे 5 या 15। ओहो, ये तो 15 ही था क्या? तो 15 से ये 15 ही पूरा कट जाता नहीं, तो 15 से 15 ही कट गया। चलो तो बचेगा 40 गुना 25 गुना 2 गुना 4 गुना 2, तो ये गुना होगा तो 1000 और 2 चौक 8 दूनी 16, तो यानी 16,000 आंसर आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा आंसर आ रहा है, तो 16,000 मतलब इतना क्रेडिट इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, मिला हुआ आंसर पीछे है ये आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है ना कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को, ध्यान से सुना, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, तो नए घन की भुजा क्या होगी? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात करो। तो एक ना ऐसे घन था, ऐसे एक घन था, ठीक है, तो ऐसे एक घन था, इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर थी, तो कह रहा है इसको 8 घनों में काट दिया है। तो 8 घनों में ऐसे काट दिया होगा तो छोटे छोटे घन बन गए होंगे। 8 घनों में काट दिया होगा ना, तो कैसे छोटे छोटे घन बन गए होंगे। 8 बराबर घनों में काटा है, तो ऐसे देखो, एक ऐसे काट दिया होगा बीच में से और एक उधर से काट दिया होगा, बीच में से ऐसे काट दिया होगा, तो एक बार ऐसे काट दिया होगा, एक बार ऐसे काट दिया होगा, एक बार इधर ऊपर से काट दिया होगा, नहीं, तो ऐसे छोटा सा घन बन गया। तो पूछा है बताओ इसकी भुजा क्या है, तो हमें इसकी भुजा बतानी क्या है। और जब ये पता चल जाएगा इसकी भुजा क्या है, तो प्रश्न में जोड़ा है कि इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो फिर दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, तो ये भी हमें ज्ञात करना है। अरे आराम से बैठ जाओ। तो देखो इस घन का पहले आयतन निकाल लो, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है? a की क्यूब, तो यानी 12 की घात 3 आ गया। अब इस लिख दो नए घन का आयतन, नए घन का आयतन तो नए घन का आयतन कैसे निकालेंगे? तो इसी घन के आयतन को 8 भागों में काटा है, तो 8 से भाग दे देंगे, तो यानी इसी के आयतन को 8 से क्या दे देंगे? तो 12 गुना 12 गुना 12 और बटे में 8 है, तो 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकता हूँ। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 छिक 12 2 छिक 12 2 छिक 12, तो बचेगा 6 और तो 6 की घात 3 लिख दो दोबारा। तो नए घन का आयतन a की क्यू होता है 6 की क्यू, तो क्यू से क्यू, तो नए घन की भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। तो नए घन की भुजा कितनी आ गई? तो पहला प्रश्न था कि नए घन की भुजा क्या है, तो लिख देंगे नए घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, सही है। अब पूछा है कि दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो इसके घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके भी घन का, तो दोनों के घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है ना, दोनों के घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अब लिख देंगे अनुपात। तो अब अनुपात में ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले वाले का अनुपात ऊपर लिखें और नए घन का नीचे लिखें, कि नीचे वाले का ऊपर लिखें और ऊपर वाले का नीचे। तो इसके लिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो ऐसे ही कर रखा है, प्रश्न में कुछ बताया नहीं है। तो इसी घन का आयतन, तो यानी पुराने घन का आयतन ऊपर लिख दिया है और नए घन का आयतन कहाँ लिख दिया है? नीचे। तो सॉरी, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला था, तो लिखो घन का पृष्ठीय, और यहाँ पे भी लिखो नए घन का पृष्ठीय। और जब पूछेगा ना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, तो इसका फार्मूला होता है 6a स्क्वायर, और नीचे भी 6a का। तो ऊपर वाले की भुजा क्या लोगे? 12, और नीचे वाले की भुजा 6।
तो ऊपर 6 गुना 12 गुना 12 और नीचे लोगे 6 गुना, इसकी भुजा 6 लोगे नए घन की, तो 6 गुना 6, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 दूनी 12 कट गया, 6 से 6 दूनी 12 कट गया, तो ऊपर आ गया 2 दूनी और नीचे 1 एकम 1, तो यानी ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 4/1, तो आंसर आ गया 4 अनुपात, तो यही आंसर है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन बचा है 9वां। देखो 9वां में लिखा है ना, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है, तो बताओ 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो देखो ज्ञात करना है 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। अब मान लो कि ये कोई नदी है, ठीक है, तो पर्सन को ध्यान से देखेंगे तो घनाभ की तरह होता है नदी, ठीक है। तो लिख रखा है इसकी गहराई माने ऊंचाई 3 मीटर दे दिया और चौड़ाई 40 मीटर दे दिया, लंबाई नहीं दिया है। लंबाई के बदले हमें नदी में पानी की चाल दे दिया है, तो हमें दे दिया है पानी की चाल, तो क्या दिया है पानी की चाल पढ़ो। हाँ, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ये मतलब हुआ कि 1 घंटे में नदी की लंबाई 2 किलोमीटर कितनी हुई, तो 2000 मीटर लिख दो, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1 घंटे में नदी की लंबाई हुई इतनी। जो नदी में पानी की चाल होती है ना, वो उतने समय में नदी की लंबाई भी होती है पानी की, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 1 घंटा मतलब तो 60 मिनट में नदी की लंबाई इतनी है। तो मैं निकालना चाहता हूँ 1 मिनट में नदी की लंबाई, 1 मिनट में नदी की, तो 1 मिनट में नदी की लंबाई निकालने के लिए ये जो 2000 है ना, इसको 60 से भाग कर दो। 60 मिनट में नदी की लंबाई इतनी है, तो 1 मिनट पता करने के लिए बटे में आ जाएगा, सही है। तो इसे काट देना, 1 0 से 1 0, तो 200/6 मीटर, इसको भी काट दोगे 2 से, तो 100/3 मीटर। तो नदी की लंबाई आ गई ना 1 मिनट में। तो हमें चाहिए था 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, तो लिख देंगे 1 मिनट में समुद्र में पानी गिरेगा। पता है कितना पानी गिरेगा, तो इस नदी का आयतन 1 मिनट में नदी का आयतन, यानी 1 मिनट में नदी का, तो वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना तो लंबाई मैंने भी निकाला था, 1 मिनट में नदी की लंबाई इतनी है, चौड़ाई 40 दी हुई थी और ऊंचाई 3 से 3, तो आपका आ जाएगा 4000 मीटर की क्यूब। तो नदी में इतना पानी गिरेगा 4000 मीटर की क्यूब। अगर तुम इसे लीटर में बदलना चाहो तो इसे 1000 से गुना कर देना, तो आ जाएगा 40 लाख लीटर, तो इतना पानी गिरेगा, सही है। अगर किलो लीटर बताना हो तो इसे 1000 से भाग कर देना, तो 4000 किलो लीटर भी बोल सकते हो। तो हमारा आंसर ये है 4000, ठीक है, नोट कर लो।